गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 के ज्योग्राफी का 8वां चैप्टर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का ही अगला वीडियो है। अगर आप मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का अब तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही आप सबों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो अपलोड करते रहता हूँ। तो ये 8वां चैप्टर है क्लास 6 का। इससे पहले मैंने 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 6 के ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर है। तो अगर आप इससे पहले बाकी चीज़ें नहीं देखें हैं तो प्लीज़ से प्लीज़ उसे देख लीजिएगा और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये जो 8वां चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु के बारे में, भारत में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और साथ ही साथ भारत में उन वनस्पतियों में रहने वाले वन्य प्राणी के बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। आगे जितने भी चैप्टर्स माफ़ कीजिए बुक आएंगे, चाहे वो क्लास 7 का बुक आए या क्लास 8 की बुक आए, उसमें आपको और भी फर्दर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के बारे में। तो अगर आप जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है इसे आप जरूर देखिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल अभी क्लासेस में। तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, इन सभी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूं मैं इन नामों से, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो। अब आइए आते हैं हम लोग पीडीएफ पर और वहां पर चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है भारत की जलवायु और उसमें जो है वन्य प्राणी और वनस्पति के बारे में। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है मौसम। ये मौसम क्या होता है? तो कहता है कि मौसम जो है वो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन के बारे में हम लोग समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं, टेलीविज़न में भी देख लेते हैं, टीवी वगैरह में भी हम इसको सुन लेते हैं। तो ये होता क्या है दिन प्रतिदिन परिवर्तन? तो अगर आपके क्षेत्र में तापमान में परिवर्तन हो रहा है, मान लेते हैं कि सुबह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था और शाम का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आप देख सकते हैं कि तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि सुबह आपको गर्मी लग रहा था और जैसे ही शाम हुआ और आपके यहाँ वर्षा हो गया, तो अगर गर्मी से वर्षा हो गया तो आप देख सकते हैं दिन में ही, एक दिन में ही पहले गर्मी लग रहा था और फिर यहाँ पर क्या हो गया, वर्षा हो गया। तो ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, एक ही दिन हो रहा है और एक ही दिन में मौसम जो है वो बदल जा रहा है। तो अगर एक ही दिन में परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, चाहे वो सूर्य के विकिरण में ही परिवर्तन क्यों ना हो। यहाँ पर उदाहरण भी लिखा है कि मौसम में अगर मान लेते हैं गर्मी है या कभी ठंडा हो जाता है, आप कभी कभी देखते हैं कि आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी कभी वर्षा हो जाता है। ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। अब एक चीज़ और देखते होंगे, जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है, बहुत दिनों तक, ठीक है, बदलता ही नहीं है, बहुत दिनों तक रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा दिन तक गर्मी का मौसम रहता है तो हम लोग ऊनी वस्त्र को नहीं पहनते। ऊनी वस्त्र का मतलब क्या हो गया, स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, ये सारी चीज़ें गर्मी के मौसम में पहनते हैं। जी नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। खाने पीने में भी हम लोग ठंडी चीज़ें पसंद करते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक हो गया, चाहे वो आइसक्रीम हो गया, खीरा, तरबूज, आम, ये सारी चीज़ें जो हमें ठंडा पहुँचा सकता है वह सभी भोजन हम लोग करते हैं। इसके विपरीत उल्टा आ जाइए, ऐसा दिन कल्पना कीजिए जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो उस समय हम लोग ऊनी वस्त्र को पहनते हैं क्योंकि हमें ठंडी लग रही है और साथ ही साथ हम लोग गर्म खाना पसंद करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि मौसम होता क्या है और किस प्रकार से मौसम बदलते हैं। अब जरा भारत की अगर हम बात की जाए तो भारत में प्रमुख अगर मौसम बोला जाए तो भारत में 4 मौसम है, मेन 4 प्रकार के। सबसे पहले तो सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद, ये सामान्य 4 नाम है। अब ये होता क्या है, सर्दी जो है वो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय है उसे हम लोग सर्दी कहते हैं। ये जो है बिल्कुल मौसम ठंडा होता है, आप इसे ठंडा भी कह सकते हैं। वैसे भारत में अक्टूबर और नवंबर के समय में भी हल्की हल्की ठंडी लगती है और ये इसलिए लगता है क्योंकि इस समय मानसून जो है वो वापस लौटती है। मानसून क्या होता है आगे आपको बताएंगे। और इसको हम लोग शरद कह सकते हैं। उतना ज़्यादा ठंडी नहीं रखता है इसलिए हम इसे शरद कहेंगे। मार्च के बाद का महीना और यहाँ तक कि मई तक का जो मौसम है वह बहुत ज़्यादा गर्म मौसम रहता है। ना केवल मार्च और मई बल्कि जून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ तक कि आप कई किताबों में पढ़े होंगे कि जून की तपती गर्मी,
तो जून में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, लेकिन जून में बरसात शुरू हो जाता है, इसलिए गर्मी का अनुभव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जून के बाद गर्मी माफ़ कीजिए बरसात आ जाता है। जून से लेकर के सितंबर तक जो है भारत में बरसात का मौसम रहता है और इसे हम मानसून का मौसम कहते हैं। चूँकि हम लोग भारत के उत्तरी भाग में रहते हैं, मैं झारखंड का निवासी हूँ, तो यहाँ पर मानसून पहुँचने में लेट होता है, इसलिए हमारी जून की गर्मी भी ज़्यादा देर तक रहती है। अब आपको ये समझ में आ गया। अब इस चारों को पहले डिटेल से समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए शीत ऋतु, उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो आइए प्रेजेंटेशन में चलते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भारत में माफ़ कीजिए पृथ्वी पर सूरज की किरणें कैसे पड़ती हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इसे दो बराबर भागों में बांट दिए। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आधे भाग में दिन है और आधे भाग में क्या है, रात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी जो है हम अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, ये आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या फिर हम भी आपको जो पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी ज्योग्राफी सॉल्यूशन, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, जिसके चलते इसके इस तरह से आधे भाग पर रोशनी पड़ती है, जैसा कि मैं आपको रंगीन करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आधा टेढ़े भाग पर रोशनी पड़ती है। तो अगर आप क्लियरली देखें तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर गर्मी नहीं पड़ रहा है, धूप नहीं आ रहा है, जबकि ये वाला जो भाग है इसमें धूप पड़ रहा है। तो ये चीज़ को आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर भी आप समझिए ये जो है लाइन है और इस लाइन के चलते क्या हो रहा है, यहाँ सूरज का जो भी प्रकाश आ रहा है यहाँ पर पड़ रहा है और सूरज का अधिकतर प्रकाश हमारा यहाँ पड़ रहा है और इस और भी पड़ रहा है, क्योंकि ये झुका हुआ है, क्योंकि इस तरह से झुका हुआ है तो सूरज का रोशनी यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये दूर पहुँच जा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका नाम ए देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी, और ए वाला जो भाग है वह है उत्तरी गोलार्ध और जो बी वाला भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध पर सूरज का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूरज का प्रकाश कम पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले थोड़ा सा क्या है, दूर है। तो अब जब सूरज यहाँ पर है, माफ़ कीजिए पृथ्वी जब यहाँ पर है जून के मौसम में, तो ऊपर वाला भाग चूंकि पास है, पृथ्वी सूरज से पास है, तो ऊपर वाले भाग पे गर्मी का मौसम होगा, जबकि जो नीचे वाला भाग है जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यहाँ पर गर्मी का मौसम नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाले भाग में गर्मी कैसे हो रहा है। अब थोड़ा और समझिए, हमारी जो पृथ्वी है इसे दो बराबर भागों में अगर बांट देते हैं तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और भारत उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध पर है, उत्तरी, मतलब भारत पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर है, यानी जून के समय में पृथ्वी के ऊपर वाले भाग पर धूप ज़्यादा पड़ रहा है तो हमें जून के समय में गर्मी का अनुभव होगा। और वही जब दिसंबर का समय आ जाएगा तो दिसंबर के समय में अब देखिए लकीर कुछ इस प्रकार से हो गया। लकीर कुछ इस प्रकार से होने से सूरज का जो ऊपर वाला पृथ्वी का भाग है वहाँ पर सूरज का प्रकाश दूर जाएगा, जबकि नीचे वाला भाग पर पास होगा। तो ऐसे में हमारा जो भाग है भारत वाला भाग वह जो है सूरज की किरणों से दूर हो जाएगा और इसलिए हमें गर्मी नहीं बल्कि ठंडा का मौसम अनुभव होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये दो चीज़ें गर्मी और ठंडी हमें क्यों लगती है। अब आइए आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। वही यहाँ पर लिखा है, जो ठंडा का मौसम होता है उस समय सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सूरज की सीधी किरणें कब नहीं पड़ती है और कब पड़ती है। तो सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है तो हमें शीत यानी कि ठंडा का अनुभव होता है। और वही इसके विपरीत अगर बात करें गर्मी के मौसम में, तो सूरज की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है, और तापमान बहुत अधिक होता है तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। अब भारत की अगर बात करें तो दिन के समय में एक अलग प्रकार की हवा बहती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा शुष्क। शुष्क का मतलब जरा सा भी उसमें पानी नहीं रहेगा। तो ये गर्म और शुष्क हवा जो है इसे हम लू कहते हैं। यह भारत में से लू कहा जाता है। अब दो और मौसम है, एक है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा है मानसून लौटने का समय। ये मानसून होता है, यानी कि इसमें नमी वाला पानी है। यही लिखा है कि यह मानसून आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय जो पवन है, पवन का मतलब होता है हवा, पवन क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर, तो दोनों आपको मैप में दिखा देते हैं ताकि हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ये मैप आपको दिख रहा होगा और इस मैप में देखिए ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं अरब सागर, अरब और सागर,
ठीक है, यानी ये समुद्र है। और इसका बगल में यहाँ पर जो सागर है इसका नाम है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये भी क्या है, एक तरह का समुद्र है। तो दो समुद्र है, यहाँ पर एक समुद्र है और यहाँ पर क्या है, एक समुद्र है। और इन दोनों समुद्र से जो हवाएं उठती है, इस मैप में देखिए आप यहाँ पर, ये दोनों समुद्र से जो हवाएं उठती है वो भारत की ओर जाती है, ऊपर की ओर। इस तरह से हवाएं ऊपर जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा हिमालय है जिसके चलते ये इसके आगे नहीं जा पाती है और टकरा करके इन क्षेत्रों में वर्षा करती है। तो इस तरह से भारत में वर्षा होता है। तो दो टाइम में होता है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता क्या है, तो आइए आपको थोड़ा मैप से समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने एक लकीर खींचा और ऊपर वाली दिशा है उत्तर और नीचे जहाँ पर श्रीलंका है उस तरफ की दिशा को कहेंगे दक्षिण, और जिस ओर पाकिस्तान है उस ओर पश्चिम दिशा है, और जिस ओर भारत का अरुणाचल प्रदेश है उधर है पूर्व दिशा। अब आपको समझ में आ गया दिशा। तो ये पश्चिम दिशा है और ये दक्षिण, और इसके बीच से हवा उठती है, इसलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और चूंकि ये वर्षा लाती है तो इसलिए हम इसे वर्षा पवने भी कह सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि हवा किधर से उठती है। अब हवा जैसे ही उठती है, पूरे भारत में पानी नहीं पड़ता है। सबसे पहले इन क्षेत्रों में पानी पड़ता है जून में, पहला ही जून या जून के प्रारंभिक समय में ही यहाँ पर वर्षा होने लगता है। इसके बाद 5 जून, 10 जून, 15 जून, जैसे समय समय आगे बढ़ता है वैसे मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बादल भारत के विभिन्न भागों में वर्षा करते रहता है और 1 जुलाई तक पूरे भारत के क्षेत्र में वर्षा कर देता है। अब वर्षा करने के बाद जो मानसून है वो वापस लौटना शुरू करता है। 1 सितंबर से मानसून वापस लौटना शुरू करता है, और वापस लौटने का मतलब अब पानी पड़ना कम होगा, यहाँ पर पानी नहीं पड़ेगा, जहाँ पर पड़ रहा है वहाँ से कम होता चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पानी अब नहीं पड़ रहा है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में कहाँ पानी पड़ता है, सबसे लास्ट में पड़ता है यहाँ पर इन क्षेत्रों में, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्य भारत के आते हैं। अब मैप यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो पवन है जो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है या अरब सागर से उठ रहा है वह स्थल की ओर बहती है, यानी धरती की ओर बहती है और अपने साथ बहुत ज़्यादा नमी लाता है। तो नमी को आप समझिए एक तरह से ये पानी है, ये पानी लाता है और ये पहाड़ों से टकराती है और तब ये क्या कर देती है, वर्षा कर देती है। अब चूंकि लौटने वाला मानसून की बात करें तो वही है कि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर आ रहा है, अब यानी जमीन से समुद्र की ओर आ रहा है और यह मानसून लौटने का मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भाग में विशेषकर कौन से 2 राज्य हैं, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, ये दोनों राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में इस समय वर्षा होती है, बाकी राज्यों में बहुत ही कम या ना के बराबर वर्षा होती है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा और ये ज़्यादा समय तक रहता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु की परिभाषा याद रखिएगा, अनेक वर्षों में, बहुत सालों में जो मौसम होता है उसका औसत दशा अगर एक समान रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब इसका कारण यह है कि भारत में अनेक वर्षों से ही मानसूनी जलवायु आ रही है और औसत वही समय में आता है, जून के समय में ही आता है, इसलिए भारत की जलवायु को कैसा जलवायु कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब ये जो मानसून शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो कहता है कि मानसून जो है ये एक तरह का अरबी भाषा का शब्द मौसीम से बना है और जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मानसून का मतलब भी क्या हो गया, मौसम ही होता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिक वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो भारत किस क्षेत्र में आता है, उष्णकटिबंध में आता है। अब आपको उष्णकटिबंध अगर नहीं आ रहा है तो ये याद रखिएगा कि ये भारत है, सॉरी माफ कीजिए, पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में क्या है, ये विषुवत रेखा है। और फिर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा है। ओके, तो विषुवत रेखा और कर्क रेखा, और नीचे जो है, नीचे कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। मकर रेखा है, मकर रेखा। इनके बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र आता है उसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं। चाहे वो कोई भी देश या कोई भी महादेश आ गया उसे उष्णकटिबंध कहेंगे। तो भारत भी उष्णकटिबंध में होता है, इसके कारण यहाँ पर मानसून पवनें बहती है। और भारत में जितना भी कृषि है वह किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मानसून आएगा
तो पर्याप्त वर्षा होगी, और वर्षा होगा तो हम लोग प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान समय है, अब ऐसा नहीं कि हम लोग पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं। हम लोग नहरें बनवा लिए हैं, साथ ही साथ हमने सिंचाई तंत्र की व्यवस्था कर ली है, और सिंचाई तंत्र में हम लोग जो है नए नए टेक्नोलॉजी का यूज किए हैं, जिसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, मानसून के बगैर भी खेती कर सकते हैं। लेकिन जितना खेती प्राकृतिक वर्षा से होता है उतना खेती हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो हम उम्मीद है आपको मानसून समझ में आ गया। अब ये जलवायु कैसे प्रभावित होती है, प्रभावित होने का मतलब कैसे बदल सकता है, तो स्थिति के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार और समुद्र से दूरी के अनुसार। अब एक थोड़ा सा यहाँ पर कल्पना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये एक वर्षा का मैप है, तो यहाँ से वर्षा शुरू होती है और वर्षा यहाँ जा कर के अपना बहुत ज़्यादा पानी डालती है, यानी कि बरसाती है। तो जो पास में होगा वहाँ पर वर्षा हो सकता है कि अधिक होगा, और जो दूर में होगा वहाँ पर वर्षा क्या हो सकता है, कम होगा। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि बादल अपने थैले में पानी लेके जा रहा है, तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके पास पानी कम होता चला जाएगा। तो जो पास में रहेगा उसके पास ज़्यादा वर्षा होगा, और जो दूर में होगा उसमें कम वर्षा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वही लिखा है कि जितना दूर होगा, समुद्र से जितना दूर रहेगा, जलवायु उतना ही ज़्यादा प्रभावित होगा। ऊंचाई पर रहने भी प्रभावित होगा, और उसकी स्थिति कैसा है ये भी निर्भर करता है, और उच्च वाच पर भी निर्भर करता है जलवायु। तो जलवायु कितनी चीज़ों पर निर्भर करता है, चार चीज़ों पर, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्च वाच। भारत की जलवायु में बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलता है, क्योंकि भारत समुद्र से बहुत दूर है, कोई बहुत ज़्यादा पास है, कहीं ऊंचा है, जैसे कि भारत का बीच वाला भाग में पठार है, भारत का उत्तरी भाग में भी पर्वत है, तो कहीं पर अधिक वर्षा होता है, कहीं पर कम वर्षा होता है, और कोई एक ऐसा स्थान है जो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि ये वाला इलाका अगर बात करें तो समुद्र से इस प्रकार से जलवायु बहती है, यहाँ पहुँचती है, तो ये समुद्र से दूर होने के चलते यहाँ पर कम ही वर्षा होता है। जैसे यहाँ पर वही लिखा है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान मरुस्थल में स्थित है। जैसलमेर और बीकानेर बहुत ज़्यादा गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बात कीजिए तो जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल बर्फीली और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। तो हम क्या देखते हैं, अंतर क्यों है, माफ़ कीजिए, यहाँ पर आते हैं। तो इसमें अंतर क्यों है, इसका अंतर का कारण यही है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और कई जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता जो समुद्र के किनारे है, यहाँ पर जलवायु मध्यम रहता है, मतलब मिडिल में रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। वे ना तो अधिक गर्म रहते हैं और ना ही अधिक ठंडे रहते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही आर्द्र है। आर्द्र का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा जलवायु में अधिक होती है, वायु में, उसे हम आर्द्र जलवायु कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दो और चीज़ें हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है, और मेघालय में भी कहा मौसिन राम, याद रखिएगा, मौसिन राम में होती है। एक और नाम याद रखिएगा, चेरापूंजी। क्या नाम याद रखिएगा, चेरापूंजी। ये भी इसी के आसपास है, मेघालय में ही पड़ता है। तो चेरापूंजी और मौसिन राम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। जबकि किसी स्थान पर, जैसे कि राजस्थान का जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो भारत में भिन्नता है कि नहीं जलवायु में? जी हाँ, यहाँ पर वही है ना, कोई बहुत ज़्यादा गर्म है तो कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है, बर्फ़ पड़ रहा है, कहीं बिल्कुल दोनों बिल्कुल मिडिल टेम्परेचर है, कहीं अधिक बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है तो कहीं बिल्कुल पानी पड़ ही नहीं रहा है। तो ये हो गया जलवायु और मौसम के बारे में। अब इतना ज़्यादा अंतर है, क्योंकि जितना पानी पड़ेगा, जिस तरह से टेम्परेचर रहेगा, तापमान रहेगा, जिस तरह से स्थिति रहेगा मौसम, उसी तरह से पेड़ पौधे भी उगते हैं। तो अब आइए थोड़ा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप मतलब पेड़ पौधों को देखते हैं। घास वाले मैदान कितना अच्छा लगता है देखने में। कुछ छोटे पौधे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। छोटे पौधों को क्या कहता है? झाड़ी। जैसे कैक्टस हो गया, फूलों वाला पौधा इत्यादि, ये क्या है? झाड़ी है। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से बहुत शाखाएँ निकलती है। शाखाएँ मतलब ब्रांचेज होता है, पत्तियाँ निकलती है। नीम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये सारे वृक्ष हैं और इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं होता है जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे कि नारियल का पेड़ कुछ ऐसा पेड़ है जिसमें पत्ती बहुत ज़्यादा कम होती है, लंबे वृक्ष होते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे, ध्यान से समझिए, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। जंगल है ना, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे घास है, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं जिसको मनुष्य ने लगाया ही नहीं है। लगाया तो छोड़िए, मनुष्य का
छाया तक नहीं पड़ा है। तो जो मनुष्य की बिना सहायता से उगते हैं, अगर आपके आसपास भी कोई झाड़ियां हैं, कोई घास है जो बिना सहायता से उग रहा है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वर्षा की मात्रा अधिक होगी तो जो पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, हो सकते हैं कि वो वर्षावन हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्णपाती वन, सदाबहार वन। तो ये अब वन का प्रकार है। क्यों? क्योंकि जलवायु ही अलग अलग है, इसलिए भारत में अलग अलग प्रकार की जो है वनस्पति पाई जाती है। और अलग अलग प्रकार की वनस्पति के बारे में आगे के क्लास में आप पढ़ेंगे। इसमें केवल आपको परिभाषा दिया गया था वनस्पति होता क्या है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला तो ऑक्सीजन मिलेगा। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बहुत बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है पेड़ पौधे खत्म करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। और इस तापमान के बढ़ने के कारण जो पूरा कह सकते हैं बर्फ़ है वो पिघल जाएगा और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे मीठे जल है खत्म हो जाएंगे। मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, मृदा पूरी तरह से बहने लगेगा, पानी मिट्टी को बहा देगा, हवा मिट्टी को हटा देगा, मिट्टी बिल्कुल एक जगह नहीं रहेगी। और मिट्टी अगर एक जगह नहीं रहेगी तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि मकान घर बनाना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा भी पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ऑक्सीजन, दवाइयाँ, आश्रय मतलब घर, चारा, चारा का मतलब कुछ भी खाने पीने के लिए, ईंधन वगैरह, ईंधन मतलब जानते हैं जलावन वगैरह, खेल का सामान अगर बनाना चाहते हैं, फर्नीचर बनाना चाहते हैं, शहद, फल, गोंद, लाख से चूड़ी वगैरह बनता है। वन्य जीव जैसे कि भेड़ बकरी या पक्षियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है। ओके, इमारती लकड़ी और रबड़। इमारती लकड़ी मतलब जिन लकड़ियों से इमारत बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलता है? हमें वनों से मिलता है। तो ये वनों के बहुत ज़्यादा उपयोग है। और मिट्टी को बांध के रखता है। मिट्टी को बांध के रखने का मतलब मिट्टी को इधर उधर भागने नहीं देता। ये कौन करता है? केवल पेड़ पौधे कर सकते हैं। यहाँ पर वही लिखा है, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन्य जीव जो है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो रही है। प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, पेड़ बचें, उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मना करके अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं और अपने पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ कैसे लगा सकते हैं। वन महोत्सव यानी कि आप समझिए वन के लिए एक त्यौहार मना लेंगे। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे दिवस जैसे कि पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जिसके मदद से हम ये भी बोलते हैं कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आता है वन्य प्राणी। तो वन प्राणी कौन है? प्राणी का मतलब होता है जानवर वगैरह, जिसमें सरीसृप मतलब रेंगने वाला जानवर, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, ये सारे सरीसृप में आते हैं। उभयचर का मतलब पानी में रहने वाले भी और धरती पर रहने वाले भी, जैसे कि मेंढक पानी में भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है, धरती पे भी रह सकता है। वह उभयचर हो गए। पक्षी तो हम जानते हैं स्तनधारी मतलब जो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। छोटे मोटे कीट और कृमियों, ये उससे भी छोटे, इन सभी को निवास कौन है? निवास जंगल होता है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे? तो वन्य प्राणी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो बाघ को भी बचाना पड़ेगा। तो यह देश के विभिन्न भागों में भी पाया जाता है। तो अगर आप गुजरात जाइएगा तो वहाँ पर है गिर वन। ठीक है, गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। यहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। हाथी, एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट अगर बात करें तो भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में कितने प्रकार के प्राणी भी पाए जाते हैं, वन्य प्राणी। और अगर वन ही नहीं रहेगा तो वन्य प्राणी भी खतरे में पड़ जाएगा। भारत में पक्षियों की भी बहुत ज़्यादा प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।
भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान क्या होता है? एक ऐसा जगह जहाँ पर पक्षियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं कौन? जो जंगल है। तो शिकारी जो है पक्षियों की रक्षा करते हैं। शिकारी माफ कीजिए, उद्यान जो है, उद्यान का मतलब होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पक्षियों को शिकारियों से बचाते हैं, क्योंकि शिकारी आजकल बहुत सारे पक्षियों को मार देते हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पक्षी बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। अब आपको अपने क्षेत्र में 5 पक्षियों के नाम बताने हैं, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं जो 5 पक्षी आपके घर के आसपास मिलते हैं। भारत में सांपों के भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उसमें कोबरा और करेत, कोबरा और करेत, ये नाम तो आप सुने ही होंगे। कोबरा और करेत जो है बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। तो वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। तो अगर जंगल नहीं रहेगा तो जानवरों का निवास खत्म हो जाएगा। तो वनों के काटने के कारण और जानवरों का शिकार हो रहा है, चूंकि जानवरों का भी शिकार हो रहा है। जानवरों के सींग से, बाल से, खाल से, हड्डियों से, मांस से, इनसे कई दवाइयाँ बनती है, इनका कई तरह से उपयोग है और इसलिए जानवरों को शिकार किया जाता है, उनको बेचा जाता है। तो इस तरह से जंगल भी कम हो रहा है और जानवर को भी मार रहे हैं। इससे वन्य प्राणी तेजी से घट रहे हैं। बहुत सी प्रजातियां जो है समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क बनाए गए हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, पशु विहार बनाया गया और जीव मंडल बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? जानवरों को बचाना। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना, एक बाघ परियोजना बाघों के लिए और हस्त परियोजना हाथी के लिए लागू किया गया था। तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है बाघ परियोजना क्या है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बाघ परियोजना क्या है अभी क्लासेस, तो आपको वीडियो स्पेशल मिल जाएगा और बाघ परियोजना को उसमें विस्तार से बताए हैं। तो आप उसे जरूर देखिएगा अगर बाघ परियोजना को और डिटेल से जानना चाहते हैं। तो भारत की कुछ पशु विहार का नाम आपको बताना है तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति भी बताना है। तो पशु विहार क्या होता है? जानवरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक ऐसा स्थान को पशु विहार कहते हैं। तो आपको बताना है भारत के पशु विहार का नाम। अब लिखा है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थ को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। देख सकते हैं हम आपको बता चुके हैं कि जानवरों के हड्डियों से वस्तुएं बनती है, सींग से वस्तुएं बनती है, पंख से भी वस्तुएं बनती है। जैसे कि मोर पंख आप अपने आसपास जरूर देखे होंगे, भले हड्डी और सींग नहीं देखे होंगे, तो मोर पंख जरूर देखे होंगे। तो आप इसे खरीदने से इनकार कर दीजिए। इससे क्या होगा कि उन जानवरों को हत्या नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो अक्टूबर में क्या मनाते हैं? वन्य जीव सप्ताह, और इसमें वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए लोगों से आग्रह करते हैं। तो आपको समझ में आ गया वन्य जीव संरक्षण क्यों मनाते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज दिया गया, यह है प्रवासी पक्षी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षी का मतलब होता है वह पक्षी जो हमारे देश का नहीं है, किसी दूसरे जगह का है, लेकिन फिर भी वो वहां से हमारे देश में आते हैं। हमारे देश के मौसम उन्हें अच्छे लगते हैं, यहाँ पर उन्हें भोजन मिलता है और इसलिए वो अपने देश को छोड़कर हमारे पास आते हैं। ऐसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। कुछ पक्षी जैसे कि पिनटेल बतख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रो, लिटिल स्टिंट, तो प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो जिन देशों में सबसे अधिक सर्दी पड़ती होगी तो वो वहाँ पर नहीं रह पाते होंगे, इसलिए हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिनका वजन 15 ग्राम होता है, सबसे छोटा है। आर्कटिक प्रदेश से यहाँ पर देख सकते हैं कितना 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। आर्कटिक प्रदेश से हमारे देश में आती है। तो ये प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारा जो लक्ष्य है हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके बगैर हमारे देश में वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो हमारा कृषि भी प्रभावित हो जाएगा। भारत में विभिन्न प्रकार के मौसम के नाम बताइए। तो भारत में गर्मी, सर्दी, ठंडा, शरद, 4 प्रकार के जो है मौसम पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य की बिना सहायता से उगे हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं।
विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम, लेकिन आपको याद रखना है एक और जगह है, वह है चेरापूंजी। तो आप याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर कभी मानसीराम में अधिक वर्षा हो जाता है तो कभी चेरापूंजी में, तो ये भी कभी कभी होता है, दोनों ही मेघालय में, याद रखिएगा। जंगली जानवर जो है, जंगली जानवर बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। हिम मतलब होता है बर्फ, और बर्फ वाला तेंदुआ तो हिमालय में ही पाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है, तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है। खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है। गर्म में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लौटती मानसून के कारण वर्षा होती है। गुजरात डैश गिर वन डैश का निवासी है, किसका, एशियाई शेर, एशियाई शेर का यहाँ पर निवास है। ठीक है, शेर और बाघ में अंतर होता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं था, यहाँ पर भारत की राज्य राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी दिया गया है। तो यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया, देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर का भी दे दिया गया, श्रीनगर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना है। आपको एक और चीज़ बता देते हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, इनको मिला, दमन और दीव, ठीक है, हाँ, इसको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 8वां चैप्टर, जो इस पूरे क्लास 6 ज्योग्राफी का अंतिम चैप्टर था। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, और हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको कैसा लग रहा है, जिसमें मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी बताता हूं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी सुधार अगर आप चाहते हैं वीडियो में तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस सुधार को लाएंगे और आपके लिए बेहतर वीडियो बनाएंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरा एक और चैनल है अभी क्लासेस डाउट्स, इसे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन आंसर वीडियो चाहते हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।